हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुभाष। आज की शुरुआत करेंगे आज की क्लास जिसका नाम है संघ एवं इसका क्षेत्र। जैसा कि हमने कल पढ़ा था प्रस्तावना के बारे में, तो प्रस्तावना के बारे में जाना कि प्रस्तावना क्या होती है, उसका क्या महत्व है, सब कुछ। आज शुरुआत करेंगे संघ एवं इसका क्षेत्र, क्योंकि संविधान के भाग एक में उल्लेखित है, जिसमें 4 आर्टिकल है, 1 से 4 तक। तो किसमें उल्लेखित है इस बात का? तो संविधान के भाग 1 में। किसमें है? संविधान भाग 1 में। कितने आर्टिकल है इसमें? अनुच्छेद कितने हैं? तो 1 से लेकर 4 तक। ओके, जिसमें बताया गया है कि हाँ, भारत का नाम क्या है, ठीक है ना, राज्य पद्धति क्या है, कैसे केंद्र सरकार राज्य को विलय कर सकती है, कैसे नए राज्य को गठन कर सकती है, नाम परिवर्तन कर सकती है, उसके बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 1 के बारे में। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? देखो, अनुच्छेद 1 देखो, एक इसमें कहा गया है भारत यानी कि इंडिया। क्या कहा गया? भारत यानी कि इंडिया राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। अब देखो, इसमें 2 बात निकलती है। क्या? एक तो देश का नाम। क्या बात निकलती है? एक तो देश का नाम क्या है, आपको पता है क्या नाम है? भारत। और क्या कहते हैं इसको? इंडिया। एक तो देखिए देश की पद्धति क्या होगी, देश की राज्य पद्धति। तो क्या है? संघीय राज्य। कौन सा है? संघीय। ठीक है। अब देखो, जब भारत में इंडिया के नाम रखने के बाद तो कुछ लोगों ने कहा था कि इसका नाम परंपरागत यानी भारत रखा जाए, जबकि कुछ आधुनिक लोगों ने कहा था कि इसका नाम इंडिया रखा जाए। लेकिन इसमें कोई मत के नहीं हुआ था संविधान सभा में, किसी को मत के नहीं हुआ था इसका नाम क्या रखा जाए। इसका नाम संविधान सभा ने दोनों रखे, भारत यानी कि इंडिया। अब बात करते हैं राज्यों का समूह, राज्यों का संघ। इसका एक बड़ा विस्तृत महत्व है, ठीक है, इसको जानना ज़्यादा जरूरी है। तो देखो, राज्यों का संघ, राज्यों के संघ के बारे में बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि भारत, 2 बातें कही थी। भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत किसी राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, समझौते का परिणाम नहीं है। और दूसरी बात कही थी कि इसमें संघ विभक्त नहीं हो सकता, बल्कि राज्य विभक्त हो सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है। यानी कि ये भी कह सकते हैं क्या? अविभक्त संघ व विभक्त राज्य। ऐसा है, यानी कि इसमें संघ विभक्त नहीं हो सकता, कि राज्य क्या सकते विभक्त हो सकते हैं। अब देखो, आर्टिकल 1 के अनुसार, अनुच्छेद 1 के अनुसार हम भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। वो श्रेणियां कौन सी है? देखो,
एक तो है राज्यों का क्षेत्र, राज्यों का क्षेत्र, एक है संघ क्षेत्र, तीसरा है संघ क्षेत्र जिन्हें संघ क्षेत्र जिन्हें अधिकृत किया गया है, अधिकृत किया गया। ठीक है, राज्य का क्षेत्र और संघ क्षेत्र और संघ क्षेत्र जिन्हें अधिकृत किया गया। अब देखो इन सभी बातों का उल्लेख अपनी अनुसूची है, एक उसमें उल्लेखित किया गया है। अनुसूची 1 में राज्य प्लस संघ क्षेत्र के बारे में बताया गया कि भारत में कितने राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में कितने राज्य है भारत में? 28 राज्य है और 8 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, हालांकि ये सभी समान रूप से लागू, लेकिन कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, इसमें कुछ विशेष प्रावधान किए गए। भाग 21 में जो अपना आगे बढ़ेंगे, वहीं अनुसूची 5 और 6 में जो कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है उनके बारे में कुछ विशेष प्रावधान किए गए। ओके, अब इसमें हम आगे बढ़े। एक है भारत का क्षेत्र, एक संघ क्षेत्र, उसके बारे में जानते हैं। देखिए भारत का क्षेत्र, देखिए संघ क्षेत्र। ओके, इसमें ज्यादा विस्तृत कौन है? ठीक है ना, ये सवाल आता है तो ज्यादा विस्तृत कौन है? भारत का क्षेत्र न कि संघ क्षेत्र। तो संघ क्षेत्र में कौन आएगा? क्या राज्य आएंगे और क्या आएंगे? यूटी आएंगे। बल्कि इसमें क्या क्या आएगा? इसमें राज्य भी आएंगे, यूटी भी आएंगे और अधिकृत राज्य भी आएंगे। क्या आएंगे? अधिकृत राज्य भी आएंगे। जैसे एग्जाम्पल दें तो गोवा, दादरा नगर हवेली, सिक्किम, पुदुचेरी, इन सब का क्या किया गया था? भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया गया। ओके, तो विस्तृत कौन है? भारत का क्षेत्र एक विस्तृत या फिर व्यापक अर्थ रखता है, अर्थ समेट। ओके, ठीक है। अब अधिकृत क्षेत्र की ओर बात करें जिसमें राज्य सरकार बोलेगी कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि के द्वारा समझौते किसी क्षेत्र को ले सकता है, उपकार के माध्यम से ले सकते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन आर्टिकल 2 के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे अपन अनुच्छेद 2 के बारे में। अनुच्छेद 2, ठीक है। इसमें 2 बातें लिखी गई। एक तो संघ में नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है ना, और दूसरी बात लिखी गई है नए राज्यों का गठन की शक्ति इसलिए दी गई संसद। संघ में नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों का गठन की शक्ति इसके लिए दी गई है अनुच्छेद 2 के तहत संसद को दी गई। ठीक है ना। संसद क्या कर सकती है? तो संसद यदि बनाकर संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है और नए राज्यों का गठन भी कर सकती है। अब देखो इसमें संघ में नए राज्यों का प्रवेश, जो पुराने राज्य है, पुराने राज्यों
में से ही नए राज्य का गठन, बल्कि इसमें अधिक राज्य गठन की बात की गई, नए बिल्कुल ही नए राज्य को गठन की बात की गई है। तो शक्ति किसको है? संसद को दी गई है। अब बात करते हैं आर्टिकल 3। अनुच्छेद 3, इसमें संसद को राज्यों को राज्यों का पुनर्सीमन का अधिकार देती है। इसका पुनर्सीमन का अधिकार। अब तो कैसे बात आती है, कैसे देती है? तो देखो, किसी दो राज्यों को मिलाकर क्या एक राज्य का क्षेत्र दूसरे राज्य में मिलाकर ठीक है, राज्य का गठन, ठीक है ना। दूसरा, किसी राज्य की सीमा बढ़ा सकती है, किसी राज्य की सीमा बढ़ाना, किसी राज्य की सीमा घटाना, किसी राज्य की सीमा बढ़ाना, राज्य की सीमा में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, और एक और बात है कि राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्यों के नाम में परिवर्तन। ये सब अधिकार किसको है? तो संसद को दिए गए, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ना कि भारतीय संसद भारत के राजनीतिक मानचित्र को बदल सकती है। क्या कर सकती है? बदल सकती है। अब क्वेश्चन आ जाएगी, भारत के राजनीतिक मानचित्र को कौन बदल सकता है? तो आंसर क्या आएगा? भारतीय संसद। ओके, अब देखो ये करेंगे कैसे? इसमें कुछ दो शर्तें हैं आर्टिकल 3 के तहत, ठीक है ना। शर्तें क्या है उसकी बात करें तो ये देखा आपने, अनुच्छेद 3, संसदीय राज्यों का पुनर्सीमन का अधिकार है। इसमें सब दे रखा है, किसी दो राज्यों का मिलाकर एक राज्य का क्षेत्र दूसरे राज्य में मिलाकर राज्यों का गठन कर सकते हैं, किसी राज्य की सीमा बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, सीमा में परिवर्तन कर सकते हो, राज्य को नाम परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए भारतीय संसद भारतीय राजनीतिक मानचित्र को बदलने में सक्षम है। ओके, अब देखो दो शर्तें हैं। इसमें दो शर्तें हैं। जब ये संसद करती है तो दो शर्तें, पहली शर्त क्या है? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होनी चाहिए, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, ठीक है। दूसरी, राज्यों को समय, राज्यों को संबंधित राज्य से संबंधित राज्य की विधानमंडल से मत जाना होगा,
मत जानना होगा। निश्चित समय के अनुसार जो राष्ट्रपति तय करेगा। ठीक है। अब देखो, इसकी अगर हम आगे बात करें, अगर जैसे केंद्र सरकार ने राजस्थान की सीमा में कुछ परिवर्तन करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति हो जाएगी। फिर संबंधित राजस्थान की विधानसभा में ये बताया जाएगा कि आप अपने पक्ष या विपक्ष के बारे में बताइए और कुछ समय निर्धारित किया, जैसे कि इस दिन। और राजस्थान विधानसभा ने अपने पक्ष की बात कही थी, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार यह मानने को बात नहीं कि वो कि आपने कहा मान लो, ऐसा नहीं। ठीक है। इसकी दो बात करें वो आपके आगे कि अगर राज्य सरकार समय से पहले भी अपना मत बताए तो भी केंद्र सरकार या अपनी संसद उसे मानने हेतु भारतीय नहीं है। ओके, समझे आप? दो शर्त है इसमें, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद संबंधित राज्य के प्रधानमंत्री से मत जानना होगा। निश्चित समय के अनुसार राष्ट्रपति तय करेगा। अगर उस निश्चित समय के हिसाब से अगर राज्य सरकार ने अपना मत बता दिया तो भी संसद उसे मानने हेतु बाद में नहीं। ओके, इस तरह क्या पता चलता है हमको? इससे अपने को दो बातें पता चलती है। एक तरफ एकदम भारत, एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका। देखो, भारत के राज्यों को विभक्त किया जा सकता है। इधर क्या है? राज्यों को विभक्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। संघ को विभक्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। इधर भी क्या है? इधर भी संघ को विभक्त नहीं किया जा सकता। तो क्या कह सकते हो? इधर भी क्या है? विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ। इधर क्या है? अविभक्त राज्य का अविभक्त संघ। क्या हो जाएगा? तो भारत क्या है? भारत विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ। अमेरिका क्या है? अमेरिका अविभक्त राज्यों का अविभक्त राज्यों का अविभक्त संघ। ओके, तो समझ में आया? तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत क्या है? तो विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ है। ठीक है। कभी कभी कठिन कारण आ सकता है कि अमेरिका व भारत में तुलना कीजिए। भारत
अविभक्त राज्यों का विभक्त संघ है, वहीं अमेरिका विभक्त राज्यों का विभक्त संघ है। तो दोनों कथन क्या होते हैं कि गलत हो जाते हैं। ओके, तो ये बात ध्यान रखना। ओके, आगे चलें। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत ने राज्य को सुरक्षा नहीं दी थी, न ही क्षेत्रता को प्रधानता दी गई है। भारत में सिर्फ प्रशासनिक एकता को बढ़ावा दिया गया है। ओके, अब बात करते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 4। देखो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 2 राज्यों की स्थापना और गठन तथा अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण, सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन, ठीक है ना। इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 2 राज्यों की स्थापना गठन, अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण, सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन। हो अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि क्या नए राज्य का गठन में, नए राज्य के निर्माण में क्या संसद को संविधान संशोधन करने की आवश्यकता है? उत्तर हो जाएगा नहीं, कोई संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं। एक क्वेश्चन आ जाएगा क्या अनुसूची 1 में बदलाव करने के लिए संसद को संविधान संशोधन करने की आवश्यकता है? तो उसमें भी नहीं है। ठीक है, तो एक बात नोट कर सकते हो, अनुसूची 1 में संशोधन करने हेतु भी संसद को संविधान संशोधन की आवश्यकता, संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब बात आती है आर्टिकल 2 और 3 में किस प्रकार से होगा। ठीक है, क्या विशेष बहुमत चाहिए, सामान्य बहुमत चाहिए, क्या, तो ये भी ध्यान दीजिए। देखो आर्टिकल 2 एंड 3 में सिर्फ सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है, सिर्फ सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, एक सवाल आता है कि क्या संसद को भारतीय क्षेत्र किसी अन्य देश को
हस्तांतरित करना हो तो क्या संविधान संशोधन करना होगा? हाँ, तो इसका उत्तर 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ, अगर हम किसी भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य विदेशी क्षेत्र को दे रहे हैं तो हमें संविधान संशोधन करने की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भारतीय क्षेत्र अन्य देश को हस्तांतरित करना है तो संसद को संविधान संशोधन करना होगा। ओके, उसको उदाहरण के लिए दो संविधान संशोधन हुए अभी तक। एक तो हुआ 9वां संविधान संशोधन, एग्जाम्पल की बात, तो हुआ था 9th अमेंडमेंट, ठीक है ना। एक हुआ था 100th अमेंडमेंट, ठीक है ना। दो संविधान संशोधन हुए थे, ठीक है ना। ये हुआ था 1960 में और ये हुआ था 2015 में, ठीक है। तो दोनों बार हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर की गई थी, वो की गई थी बांग्लादेश को। ओके, एक सवाल और आता है कि क्या भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करे तो क्या उसे संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है या नहीं? क्वेश्चन क्या आता है, क्या भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करे तो क्या उसे संविधान संशोधन करना होगा? संशोधन करना होगा। हाँ, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या करता है, 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप सिर्फ सीमा का निर्धारण कर रहे हैं तो आपको संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं, बल्कि यह कार्य सामान्य बहुमत से सिर्फ संसदीय विधि बनाकर हो सकता है। हो सकता है। ओके, तो ये हो गया अपने आर्टिकल 1 से 4 तक। अब देखो अभी तक बहुत वजह है, जैसे कि राज्य का उद्भव कैसे हुआ, ठीक है ना, गोवा कैसे बना, सिक्किम कैसे आया, ठीक है ना, 17वां राज्य कौन सा था, 18वां कौन सा था, 19वां कौन सा था,
ठीक है ना। उसके बाद भाषा याद आया तो राजू का प्रश्न किस प्रकार हुआ था, इन सब की चर्चा अपन कल करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा। तो अगर आपको मज़ा आए तो आप मुझे प्लीज़ मोटिवेट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्त को शेयर कीजिए। हम इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे। और हाँ, वादा करता हूँ अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो मैं खुद भी सफल होऊंगा और आपको भी सफल करने का पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद।